यहाँ पे 3 लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप जो है मेन है आपका डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग लोगों के बीच में 1950s एंड 1960s के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल जो है यहाँ पे बन गया था। हम इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा, इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों बोलते हैं? देखिए, पावर शेयरिंग छोटा लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे 2 कंट्रीज बेल्जियम एंड श्रीलंका के एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है आपके यूरोप कॉन्टिनेंट में। इसका एरिया बेटा इतना कम है जितना कि हमारे स्टेट ऑफ हरियाणा, और ये अपना बॉर्डर शेयर करती है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ एंड लक्समबर्ग के साथ। वहीं अगर हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप जो है मेन है आपका डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। सो 59% लोग जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और आपकी डच लैंग्वेज बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें 40% लोग जो है वॉलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% बेल्जियन जो है वो आपकी जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो कंट्री का एथनिक कंपोजिशन है, लेकिन अगर कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात की जाए तो यहाँ का एथनिक कंपोजिशन कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 80% पीपल जो है फ्रेंच स्पीकिंग है, वही 20% जो है डच स्पीकिंग है। कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की वजह से ही यहाँ पे पावर किस तरीके से अकोमोडेट की गई वो देखते हैं। स्ट्रक्चर तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इन्होंने बहुत सही तरीके से पावर को अकोमोडेट किया। फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग लोगों के बीच में 1950s एंड 1960s के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल जो है यहाँ पे बन गया था। सो इसी को मेंटेन करने के लिए, उस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने 1970 से 1993 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम चेंजेस किए। राइट, कितनी बार? 4 टाइम्स जो है चेंजेस किए, ताकि इस पावर को सही तरीके से अकोमोडेट किया जाए। तो इसी के चलते वो कौन से 4 स्टेप्स थे? सबसे पहले इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। बहुत सारी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। राइट, उसी के साथ क्योंकि ब्रुसेल का एथनिक कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट था, तो ब्रुसेल के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें आपके फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। और एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन से मैटर्स पर वर्क करती है मैम? कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पर जो है काम करती है। सो अगर आप देखोगे किसने सही तरीके से बेल्जियम ने इतनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को क्या कर लिया? अकोमोडेट कर लिया। उनको जब लगा कि जब तक जो है सही तरीके से पावर शेयर नहीं हो जाती, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते रहे। तो ये है आपका बेल्जियम। दूसरा आते हैं श्रीलंका पे। तो श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ सिन्हाला स्पीकर है आपके 74%, वही तमिल स्पीकर्स की बात की जाए तो 18% है। और तमिल्स भी 2 तरीके के तमिल्स है बच्चा, एक आपके नेटिव तमिल्स है और एक आपके इंडियन तमिल्स है। तो नेटिव तमिल्स जो है जिन्हें हम श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं वो 13% है, और इंडियन तमिल्स का परसेंटेज जो है 5% है। और यहाँ पे जो मेन रिलीजन है जो आपके सिन्हाला स्पीकर्स जिसको फॉलो करते हैं वो आपका बुद्धिज्म है। राइट, एंड अगर हम बात करें हमारे तमिल्स जो है वो हिंदूज भी हो सकते हैं एंड मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, एंड देयर आर अबाउट 7% जो है यहाँ पे आपको क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे। अब श्रीलंका ने किस तरीके से पावर को अकोमोडेट किया? इन्होंने किया मेजोरिटेरियनिज्म। व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है बेटा एक ऐसा बिलीफ सिस्टम की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो ही कंट्री को रूल करेगी, डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के बारे में सोचा ही नहीं जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें श्रीलंका जो है 1948 में जो है इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन वहां पे जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो अपना डोमिनेंस जो है दिखाना चाहती थी मेजोरिटी के थ्रू। सो उन्होंने क्या किया? मेजोरिटेरियनिज्म जो है ऑप्ट किया और वो एक्ट लेकर आई 1956 में। इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने सिन्हाला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री बना दिया। तो तमिल्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? जितनी भी एप्लीकेशन जो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस है, जॉब है, वो सब सिन्हाला स्पीकर्स के लिए कर दी, एंड बुद्धिज्म को जो है मेन रिलीजन बना दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। पर ये तो बहुत गलत है। तमिल्स इसी चीज की वजह से अपनी ही कंट्री में एलियन की तरह फील करने लगे। 2 लैंग्वेज
स्पीकिंग ग्रुप है उनको भी अच्छे तरीके से अकोमोडेट नहीं कर पाए। अब तमिल्स क्या हुआ, अपनी ही कंट्री में मैम एलियन की तरह जो है फील कर रहे हैं। उनको समझ आ गया है कोई भी सिन्हाला लीडर जो है वो उनकी लैंग्वेज और कल्चर के लिए सेंसिटिव नहीं है। उनको लगा कि भाई कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसीज उनके लिए अच्छी नहीं है, उनको किसी भी तरीके के पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो अब इसी के चलते हुए इन्होंने भी अपनी पार्टीज बनाना शुरू कर दी और कुछ डिमांड्स रखी। तो उनकी डिमांड क्या है, तमिल्स की डिमांड है कि भाई तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। और अगर हम बात करें, ये रीजनल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे और ये भी चाहते थे कि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन एंड जॉब्स में। लेकिन इनकी डिमांड को बार बार जो है सिन्हाला कम्युनिटी जो है रिजेक्ट कर रही थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इस डिस्ट्रस्ट की वजह से क्या हुआ, अपनी ही कंट्री में क्योंकि पावर शेयरिंग सही तरीके से नहीं की गई, क्या हुआ बच्चा, सिविल वॉर हुआ। राइट, सिविल वॉर हुआ। तो भाई पावर को सही तरीके से अकोमोडेट नहीं किया जाए तो क्या होता है, सिविल वॉर की सिचुएशन भी हो सकती है, जो कि कहां पे हुआ, श्रीलंका में। राइट, कहां पे हुआ बच्चा, श्रीलंका में। अब एक क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसमें आपके दो तरीके के रीजंस आते हैं, एक मोरल रीजन और दूसरे प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, एक कैलकुलेटिव डिसीजन जिसमें आप गेन एंड लॉसेस को सोच के, मतलब समझदारी से लिया गया डिसीजन। सो प्रूडेंशियल रीजन की बात करें, भाई पावर शेयरिंग अच्छी होती है। देखिए, अगर हम देखें बेल्जियम ने सही तरीके से पावर को अकोमोडेट किया तो वहां पे क्या हुआ मैम, कन्फ्लिक्ट्स कम हुए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो पावर शेयरिंग जो है अच्छी है क्योंकि इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स जो है अगर सही तरीके से हो बिटवीन द सोशल ग्रुप जो है वो रिड्यूस होते हैं मैम, कम होते हैं। इट इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर हम बात करें इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी ओवर द अदर्स, ये कुछ टाइम के लिए तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग रन के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम मोरल रीजन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल के पास, लोगों के पास राइट है कि भाई वो कंसल्ट किए जाए ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, किस तरीके से उनको गवर्न किया जाए। राइट, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में अगर हम देखें, सबसे पहला आता है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम लोग देखें, हमारे पास 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है बच्चा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं। हम इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा, इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों बोलते हैं, देखिए ये तीनों जो है गवर्नमेंट, अगर हम ये तीनों ऑर्गन्स की बात करें तो तीनों सेम लेवल पर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन कोई भी, किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। अगर हम देखें तीनों सेम लेवल पर है, लेकिन सबके फंक्शन, सबके काम जो है अलग अलग है। राइट, और इसे हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों बोलते हैं कि अगर आप देखोगे हर एक ऑर्गन जो है चेक कर सकता है। हमारा जो सिस्टम है इस तरीके से बना है कि ईच ऑर्गन चेक द अदर, इसलिए हम इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं। उसी के बाद पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए बेटा, इसे हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं। हमारे पास जो है 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ करते थे और 1992 के बाद, उससे पहले भी एक 3rd लेवल होता था, लेकिन अगर हम बात करें वो इतना अगर सॉलिड तरीके से नहीं था, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, क्योंकि कुछ स्टेट्स में था, कुछ में नहीं था, कहीं इलेक्शन हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, तो इस तरीके से। पर 1992 में जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, पूरे तरीके से मेजर स्टेप लिया गया, तो हमें एक 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बड़ा मिला, लोकल गवर्नमेंट। सो देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि एंटायर नेशन के लिए है, पूरे नेशन को संभालती है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट है जो कि आपके रीजनल लेवल पर है, और सबसे ग्रास रूट लेवल पर जो है हमारे पास होती है लोकल गवर्नमेंट। राइट, इसे हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। राइट, अब आता है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बेल्जियम की, इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। अगर हम देखें इन सम कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए आपको पता है हमारे कुछ सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, ठीक है, तो उनको भी अगर पावर सही तरीके से शेयर की जाए तभी तो वो सही पावर शेयरिंग है। उनको भी अगर सत्ता में हक दिया जाए
तभी तो वो कंप्लीट पावर शेयरिंग जो है कहलाएगी। तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो अगर वुमेन की ही बात करें, तो 1/3 ऑफ सीट्स जो है लोकल बॉडीज में उनके लिए रिजर्व की गई, जो कि एक अच्छी बात है, राइट, ताकि उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन रहे सरकार में, गवर्नमेंट में, पावर में। ओके, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है और कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में भी आपको देखने को मिलता है। देखिए भाई, डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास फ्रीडम है कि बहुत सारे, देखिए हमारे पास अगर हम देखें तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, अगर एक ही गवर्नमेंट होगी तो हमारे पास चॉइस नहीं होगी, लेकिन हमारे पास चॉइस है, अगर कोई आज अच्छे से काम नहीं कर रही है पार्टी तो नेक्स्ट टाइम हम उसको वोट नहीं करेंगे। एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंडर्स फॉर द पावर। अगर हम बात करें इस तरीके का जो कंपटीशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो पावर है किसी एक के हाथ में नहीं रहती है और दूसरा इंसान अच्छे से काम भी करता है, राइट। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, जैसे कि आपके ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, फार्मर्स हो गए, तो ये सब होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारे पास अगर ट्रेड यूनियन है या आपकी कॉलेज यूनियन है, तो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी ला रही है और हमें लगता है वो सही नहीं है, तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप्स जो है, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दे ऑल्सो हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंट पावर, ईदर थ्रू द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट या उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करके। हमें लगता है ट्रेड यूनियन के लिए, मतलब ट्रेड यूनियन को लगता है कि उनके लिए कोई डिसीजन गवर्नमेंट ने बनाया कि वो अच्छा नहीं है, सो भाई वो मूवमेंट कर सकते हैं उसके खिलाफ, राइट, तो उनके जो है डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपका पावर शेयरिंग चैप्टर। इसके नोट्स जो है आपको 10 टाइटन्स बाय अनअकैडमी चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.